हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग यार, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट। तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। चले तो आज हमारे 75 आईटी चैलेंज का 58वां दिन है, 58th डे। और आज हम जाने रिवीजन करने वाले हैं अपने चैप्टर नंबर 3 का, दैट इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, और ये चैप्टर हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक एवरेज वेटेज वाला चैप्टर है, आप कह सकते हो। ठीक है, और एक बहुत ही आसान सा चैप्टर, इसको आपको समझने में बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी है। पूरे चैप्टर को मैं आपको 2 पार्ट में डिवाइड करके बताऊंगा। एंड अगेन हमारी कोशिश यही रहेगी कि लेस देन अपन अप्रोक्सीमेट 10 to 15 मिनट के अंदर आपका लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल पूरी तरह से अपन कंप्लीट करवा सकें। क्लियर सर? चलिए फटाफट से पेन और कॉपी निकाल लीजिए, नोट्स बनाना स्टार्ट कीजिएगा और सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मैं यहाँ पे लिखना स्टार्ट करता हूँ। देखो, सबसे पहले आपको इसके अंदर जो आपको ध्यान देने वाली बात है वो ये होगा कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। इस चीज को कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द इक्वेशन। इसे कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द इक्वेशन। इज इक्वल टू में 0 होना चाहिए। बोर्ड एग्जाम में इस पे क्वेश्चन आ चुका है कि x/2 प्लस y/3 इज इक्वल टू 0। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, है ना? तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 3x और एलसीएम लेके क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2y और नीचे क्या आ जाएगा 6, है ना? और इज इक्वल टू आई थिंक यहाँ पे 1 रख दीजिए। इज इक्वल टू यहाँ पे 1 दे रखा, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। अब इसको आपको इधर लेके आना होगा, तो 3x प्लस 2y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं होगा। क्यों ऐसा? क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर इज इक्वल टू के बाद 0 आना चाहिए। बात आपको ध्यान रखनी है। क्लियर है सर? अब बात यह कि जब भी आप लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, अगर दो वेरिएबल के आप 2 इक्वेशन ले रहे हो आप, ठीक है, तो अगर आप उसे ग्राफ पे प्लॉट करोगे तो ग्राफ पे प्लॉट करते वक्त देखो तीन पॉसिबिलिटी हो सकती है। पहला पॉसिबिलिटी ये होता है कि आपने जो ग्राफ बनाया है, ठीक है, वो एक ही लाइन बने उसके ऊपर, जो दूसरी वाली इक्वेशन होगी ना उसकी भी सेम टू सेम लाइन बन जाए इसके ऊपर ही। ठीक है, दोनों में कोई बदलाव ना हो, दोनों के दोनों लाइन जो है एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाए, सेम टू सेम लाइन बन जाए। ठीक है, ये पहली पॉसिबिलिटी हो जाएगी। दूसरी पॉसिबिलिटी आप ऐसा कह सकते हो कि उसके अंदर जो आप जो दोनों लाइन बनाओ वो दोनों की दोनों लाइनें आपस में किसी पॉइंट पे कट कर रहे हो। ठीक है, और तीसरी पॉसिबिलिटी ऐसी हो सकती है कि आपने जो 2 लाइनें बनाई हैं वो दोनों के दोनों लाइंस आपस में पैरेलल, ठीक है, पैरेलल आपस में जाए, जो एक दूसरे को कभी टच ना करे, कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करे। ये 3 पॉसिबिलिटी होती है। तो देखो मैं आपको बता दे रहा हूं, जिसके अंदर उसने अगर उसके दोनों इक्वेशन के लिए अगर एक ही लाइन बन रही है, दोनों इक्वेशन के लिए अगर एक ही लाइन बने तो उसे हम कहते हैं इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। ठीक है, इसे कहते हैं कोइंसाइडिंग लाइंस। अगर मान लो कि एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे, इसे कहते हैं अपन इंटरसेक्टिंग लाइंस। डन। और इस चीज को हम कहते हैं पैरेलल लाइंस। ये सब बातें आपको जो है ध्यान रखनी है आपके पैरेलल लाइन की कंडीशन। अब दूसरी बात, पैरेलल लाइंस वगैरह होते हैं, ठीक है, ये बात आपको इतना ध्यान रखना है। अब इन सब में बात ये होती है कि अगर आप ग्राफ बनाओगे तो आपको पता चलेगा कैसा बन रहा है, क्यों बन रहा है। लेकिन क्या कोई ऐसा तरीका है सर कि बिना ग्राफ बनाए भी हम बता सके कि ये पैरेलल लाइन है, इंटरसेक्टिंग लाइन है, फिर किस टाइप का लाइन है? हाँ बिल्कुल पॉसिबल है। देखो कैसे कर सकते हैं। हमें ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ना, अगर इसमें a1 अपॉन में a2 और b1 अपॉन में b2 और c1 अपॉन में c2 अगर तीनों इक्वल है तो हम इस केस में कहते हैं कि इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आएंगे। कितने आएंगे? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। और क्या कहते हैं हम? देखो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस आएंगे, प्लस इसे कोइंसाइडिंग लाइंस कहते हैं। मैंने यहां बता दिया, मैं यहां बताऊंगा डिपेंडेंट। इसे डिपेंडेंट भी कहते हैं, डिपेंडेंट इक्वेशन। प्लस ये जो है इसको हम कहते हैं कंसिस्टेंट। ये भी ध्यान रखना, क्या होता है ये? कंसिस्टेंट। सारा का सारा ये टेबल आपको ध्यान रखना है, कंसिस्टेंट हो जाएगा ये। अगर मान लीजिए कि इसमें a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 है, बट ये नॉट इक्वल टू c1/c2 है, तो ये होता है नो सॉल्यूशन। क्या हो गया ये? नो सॉल्यूशन। और इस चीज को हम कहते हैं पैरेलल लाइन, जैसा कि मैं आपको वहां पे पहले बता चुका हूं। तो इसे आप लिख देंगे पैरेलल लाइंस। और कंसिस्टेंट जगह क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका इनकंसिस्टेंट। क्लियर? लास्ट जो आपका रह जाता है वो क्या हो जाएगा? अगर a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 अगर हो जाए तो इसे हम कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन। और इसके अंदर होता है इंटरसेक्टिंग लाइंस एंड लास्टली इसे आप कह सकते हैं कंसिस्टेंट। इन शॉर्ट केवल एक ही, है ना, जिसके अंदर वो लाइंस एक दूसरे को एकदम पैरेलल रहे, टच ना करें, उसे कहते हैं अपन इनकंसिस्टेंट। बाकी दोनों के दोनों होते हैं कंसिस्टेंट। ध्यान रहे, जो इसमें इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस है उसे हम डिपेंडेंट इक्वेशंस भी कहते हैं। इसको भी आप प्रायोरिटाइज करेंगे। ठीक है,
तो पूरा का पूरा चैप्टर आपके दो कैटेगरी में डिवाइड है, एक पार्ट आपका ये हो जाएगा, सेकंड पार्ट आपको बताया जाता है कि आपको सॉल्यूशन निकालने आना चाहिए ना, तो आपको दो मेथड सिखाए जाते हैं, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड आपको दूसरा बताया जाता है एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड। अब दोनों में क्या फर्क होता है? दोनों में बहुत फर्क होता है। सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए आपको क्या करना होता है कि आपको एक में से वैल्यू उठा के दूसरे में रखनी होती है, और एलिमिनेशन मेथड में आपको क्या करना होता है, एक एलिमिनेट करना। जैसे मान लीजिए अगर आपको दिया जाए कि x प्लस वाई इज इक्वल टू आपको 10 दे रखा है और x माइनस वाई इज इक्वल टू आपको 2 दे रखा है, तो इसे अगर सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना हो तो मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालूंगा, y को इधर भेज दूंगा, तो x इज इक्वल टू वाई प्लस 2 आ गया। अब ये x की वैल्यू मैं यहाँ रख दूंगा, x की जगह में क्या रखना है, y प्लस 2, और y की जगह पे तो y रखूंगा मैं, इज इक्वल टू कितना रखूंगा, 10। देखो y प्लस वाई कितना हो गया, 2y, और 10, ये 2 को टांग के आप यहाँ भेज दिए, 10 माइनस 2 कितना आ गया, 8। तो y इज इक्वल टू 8 आ जाए, पॉइंट में 2 आ जाएगा, मतलब y की वैल्यू 4 आ जाएगी, और ऐसे x की वैल्यू आपकी 6 आ जाएगी। ये हुआ आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड, आपने एक में से उठा के दूसरे में रखा। अगर यही क्वेश्चन आपको एलिमिनेशन मेथड से करना होता तो आप क्या करते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू अगर 10 दे रखा है और x माइनस वाई इज इक्वल टू अगर आपको 2 दे रखा है, आपको मैच करना है, पहले इनका कोफिशिएंट सेम करो, 1 1 है तो कोई दिक्कत नहीं, ये भी 1 1 कोई दिक्कत नहीं। मान लो अगर ये 3 होता, ये 2 होता, तो आपको सेम करना पड़ता, इनके कोफिशिएंट को बदल के, अगर 3 है तो इसमें 2 है, तो 2 को ऊपर मल्टीप्लाई करो, 3 को नीचे मल्टीप्लाई करो, ताकि दोनों 6 6 हो जाए, और उसके बाद प्लस माइनस का साइन देके आप उन्हें जोड़ सब्ट्रैक्ट प्लस कर सकते हो, माइनस कर सकते हो। जैसे यहाँ पे अगर एक प्लस में एक माइनस में, तो मैं इनको जोड़ दूंगा, x प्लस x कितना आ जाएगा, 2x, और ये कट जाएगा, 10 प्लस 2 आ गया 12, और 2 से निपट गया, x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 6। तो ये आपका तरीका हो गया एलिमिनेशन मेथड, इस तरीके से आप एलिमिनेशन मेथड अप्लाई कर सकते हैं। अब अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आपको मान लो सॉल्यूशन करना अगर आपको आता है, तो इसके अलावा जो आपका नेक्स्ट पार्ट रह जाता है वो होता है इक्वेशन को फ्रेम करना। तो इसके अंदर वर्ड प्रॉब्लम्स आएंगे। वर्ड प्रॉब्लम में देखो, सबसे पहले आप देखते हो एज रिलेटेड प्रॉब्लम, ठीक है, एज रिलेटेड प्रॉब्लम। अब एज रिलेटेड प्रॉब्लम में देखो, मैं आपको बता दूं किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाएगा। आपको हमेशा बताएंगे दो चीजों, जैसे आफ्ताब और एक डॉटर वाला उसका क्वेश्चन है कि आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, मान लो आफ्ताब की प्रेजेंटेज x है और उसकी डॉटर की प्रेजेंटेज y है, तो उसने बोला आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, आफ्ताब ने अपनी बेटी को कहा कि 7 years ago, 7 साल पहले। तो एज रिलेटेड प्रॉब्लम इस बात का ध्यान रखना, अगर 7 साल पहले बोला है मतलब 7 साल इसमें से भी कम करना और 7 साल इसमें से भी कम कर देना है। 7 साल पहले आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was, मतलब आफ्ताब was and is equal to 7 times her daughter, वो अपनी डॉटर का 7 टाइम्स, इस टाइप से आपको इक्वेशन बनाना है। और मान लो अगर उसने ये बोल दिया है ना, उसमें ये भी क्वेश्चन में था ऑल्सो 3 years from now, यानी अभी से 3 साल बाद, अभी की उसकी एज x है तो 3 साल बाद वो x प्लस 3 हो जाएगा, और उसकी डॉटर y है तो y प्लस 3 हो जाएगी। तो लिखा था ऑल्सो 3 years from now, यानी अभी से 3 साल बाद मैं तुम्हारे एज का 3 गुना होऊंगा, I will be यानी इज इक्वल टू, और 3 टाइम्स यानी 3 into आ जाएगा यहाँ पे। तो ये आपका पहला इक्वेशन बन गया, ये आपका दूसरा इक्वेशन बन गया। सिंप्लीफाई करके आप ऐसा सॉल्व कर सकते हैं। एक आप देखेंगे आपको ये प्रॉब्लम मिलेगा, ठीक है, 2 डिजिट का प्रॉब्लम बड़ा फेमस होता है, बता देता हूं आपको। 2 डिजिट प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है, 2 डिजिट में क्या करना है, आपको ये ध्यान रखना है कि एक 2 डिजिट जो है वो 10x प्लस वाई होता है। एक 2 डिजिट का जनरल फॉर्म क्या होता है, 10x प्लस वाई। मान लो अगर x जगह पे 5 है और y की जगह पे 6 है, तो 10 into 5 50, और y की जगह पे 6 56 आपका आंसर आ जाएगा इस तरीके से। अब इसमें दो क्वेश्चन हो सकते हैं, देखो, एक आपको बोलेंगे सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9, एक ये क्वेश्चन आता है सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9, मतलब 2 डिजिट का नंबर है तो इसके डिजिट क्या है, x और y, तो इनके दोनों डिजिट का सम जो है वो 9 आ रहा है। एक ये पॉसिबिलिटी, एक ऐसे क्वेश्चन देंगे आपको, ध्यान रखना, सम ऑफ डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर, मतलब x और y को जोड़ के आपको इक्वल करना है। और एक क्वेश्चन आता है सम ऑफ 2 डिजिट नंबर, ध्यान रखना, सम ऑफ 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट के डिजिट नहीं बोला है, 2 डिजिट के नंबर, तो 2 डिजिट का नंबर, सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड 2 डिजिट के नंबर का सम एंड नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट या रिवर्सिंग द डिजिट। इसके अलावा क्या रहता है आपको कि अगर मान लो आपने इसको रिवर्स कर दिया, डिजिट को चेंज कर दिया, यानी x प्लस x जगह पे y, y की जगह पे x, तो ये क्या हो जाएगा आपका 10y प्लस x। एक ये क्वेश्चन आता है, ये है आपका ओरिजिनल नंबर, ये है आपका रिवर्स नंबर, यानी डिजिट को उल्टा चेंज कर दिया, यानी 57 का 75 कर दिया, ये उस टाइप का क्वेश्चन है ना, कि 10x प्लस वाई था, अब 10y प्लस x हो गया, इन दोनों को ऐड करने पे कितना आएगा, इस टाइप के आपको 2 डिजिट के प्रॉब्लम्स मिलते हैं। एक आपका आता है फिक्स चार्ज वाला प्रॉब्लम, ध्यान रखना, फिक्स चार्ज, तो फिक्स चार्ज वाले प्रॉब्लम में क्या होगा, आपको जो एक फिक्स चार्ज बता देंगे, जैसे एक टैक्सी वाला प्रॉब्लम है, ठीक है, कि एक भैया जी हैं जिन्होंने मतलब 10 किलोमीटर ट्रेवल किया, तो उन्होंने 105 रुपए भरे, तो मान लीजिए कि टैक्सी का फिक्स चार्ज जो है वो x है, ठीक है, टैक्सी का फिक्स चार्ज x है,
और 10 किलोमीटर जो उसने ट्रेवल किया है, हर किलोमीटर के लिए उसने वाई रुपीज चार्ज पे किया है, तो टोटल 105 रुपए का बिल भरा उसने। और सेम क्वेश्चन में यह है कि अगर वो 10 की जगह 15 किलोमीटर ट्रेवल करता, देखो फिक्स चार्ज तो उसे तब भी देना था, लेकिन 15 किलोमीटर यानी हर किलोमीटर के लिए वाई रुपीज, तो 15 के लिए 15 वाई। तो इस तरीके से आप फिक्स चार्ज वाले क्वेश्चन, तब उसने 150 और 155 रुपए भरे उसने, है ना। आप ये चीज ऐसे रिप्रेजेंट करके इसे सॉल्व कर सकते हो। तो टोटल इस टाइप के आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे आपको ना। ये आपके वर्ड प्रॉब्लम है, ये आपके सॉल्विंग के तरीके हैं, और ये आपके इंपॉर्टेंट काम के आने वाले एमसीक्यूज अगर आप कह सकते हो। क्लियर है सर? ओके, तो देखिए जितना पॉसिबल हो सकता है उतने कम से कम समय में आपको जितना ज्यादा कंटेंट डिलीवर कर सकते हैं उतना ज्यादा कंटेंट हमने डिलीवर करने की कोशिश की है। ठीक है, तो आप इसका नोट्स बनाए, पढ़ाई करते हैं। आज के लेक्चर में हम सिर्फ इतना ही रखने वाले हैं। चलो बाकी अपन मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में ना। टिल दैट आप पढ़ाई करते रहें और चीजों को भूलना मत, नोट्स वगैरह बना के रखना। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में ना। बाय।